रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ नए दिन की विशेष भी अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में शुमार हो, कुछ ऐसा ना हो जो आपको अच्छा नहीं लगता कि वो हो। सो हमारी बेस्ट विशेष और दुआएं आपके साथ हैं। वैसे तो यूजुअली हम क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आजकल क्रिकेट मेला अपने उरूज पर है, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ वन थिंग that never gets old, that is Pakistan's politics. I mean, कुछ ना कुछ नया ऐसा होता रहता है जो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भूचाल आने को है, एक तूफान आने को है। There's something new gonna happen in Pakistan's political scenario। और भाई तब्दीली आ रही है। I mean, तब्दीली से मुराद ये है कि कुछ बड़ा हो रहा है सियासत में। नाजरीन, बड़ा ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के सिलसिले में आगाज हो चुका है और नवाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी पहुंचे हैं और इसके साथ साथ बरतानिया से वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। कल उनका इस्तकबाल हुआ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में उनकी रिहाइश गाह मौलाना फजल रहमान सियासी सूरत हाल पर जो शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हैं उससे मुतल्लिक तबादला खदला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। और मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि नवाज शरीफ के अलावा सारे तजर्बे नाकाम हैं। बस ये कल वैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा नवाज शरीफ 2024 से 2029 के दौरान मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। कल उन्होंने 5 साल के उस टेन्योर की भी बात कर दी मरियम नवाज साहिबा ने। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की। छोड़ें, कलर पैलेट देखें आप उनके कपड़ों का, रेड। ये जब कल रवाना हुए नवाज शरीफ साहब उस वक्त उनकी भाई रंगों से मियां साहब को प्यार है और मे बी ही वांट्स टू गिव अ मैसेज टू हिज वर्कर्स कि मैं अभी आई एम स्टिल कमिंग विद दैट सेम एनर्जी एंड वैसे हमारी एक कॉलीग है मारिया मेमन, वो ना नॉर्मली अपने कलरफुल कपड़ों पे ना उन्होंने एक सीरीज शुरू की हुई है आज के रंग, और वो बड़े ब्राइट और भड़कीले किस्म के कलर पहनती है। आप ख्याल में तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं मारिया मेमन से इंस्पायर तो नहीं हो। नवाज शरीफ से मारिया मेमन से इंस्पायर ना हो। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता। खैर नवाज शरीफ साहब जनाब रवाना हुए हैं और देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की आमद क्या तब्दीली लेकर आती है। फिलहाल खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि नून लीग को थोड़ा सा मुश्किलात का भी सामना है इस वक्त, जो अवाम के हवाले से अवाम को इकट्ठा करना है, लेकिन नून लीग इस बात को अक्सर मुस्तरद कर रही है। उनका कहना है कि आप देखिएगा कि मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड है ये कम पड़ जाएगा जब मियाँ साहब आएंगे। इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इनको वेलकम करेंगे, हो भी सकता है बिकॉज मियाँ साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक पंजाब के अंदर मौजूद है। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके भाई वज़ीर आला रह चुके हैं, रिसेंटली उनके भाई भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सो अगर तो ये 16 महीने की जो टेन्योर है ये ज़्यादा डैमेज ना करे PMLN की रिप्यूट को एज पर पीपल, तो फिर तो लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर लोगों के जहन में ये है और लोग समझते हैं कि ये इनकी वजह से है तो फिर शायद थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, इनकी वापसी से मुतल्लिक हम आपको वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे जो अपडेट्स हमें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। सऊदी अरब से वो आई वाज वंडरिंग और मे बी आई वाज इन्फॉर्म्ड कि वो दुबई जाएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान आएंगे। सो लेट्स होप जी कैसा मुल्क की सियासत के अंदर एक ट्विस्ट आता है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल जाते जाते ऐड करूं कि बहरहाल नवाज शरीफ एक एक्सपीरियंस सियासतदान है। अगर उनके आने से पाकिस्तान को फायदा हो और जो आलमी ममालिक जो कुछ हद तक इसमें कोई शक नहीं है हमसे नाराज हैं बहुत सारे हमारे मामलात पे, वो राजी हो जाए तो हमारा भला ही है, इसमें कोई बुरा नहीं है। जो हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। एंड वंस अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तमाम सियासतदान सियासत करें, अवाम की बुनियाद पर सियासत करें और फिर अवाम जिसको चाहे वो ज़रूर अवाम पे हुक्मरानी करे और अवाम में हम भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि हम बड़ी खबर पर जाएँ, कल एक बड़ा अहम फैसला भी आया, उस पर हमने बात करनी है। लेकिन जो क्रिकेट की आलमी जंग है ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट का सीजन चल रहा हो तो हम क्रिकेट की बात ना करें। भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच गई है और जहां भी जा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे कहना चाहिए ना कि कैमरे मीडिया के ना एक्टिव हो रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान का जो हाई वोल्टेज टाकरा है वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। वैसे तो होटल्स में जगह नहीं है लेकिन हमारी टीम होटल बहरहाल पहुंच गई है। बिल्कुल, उनको तो होटल देना था, उनको जगह नहीं थी तो किसको देना। बड़े मुकाबले से कबल जी स्टेडियम में एक तकरीब होगी और तकरीब में भारतीय जो लेजेंड अदाकार है अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेटिंग स्टार है, उन समेत कई सितारे जलवागर होंगे। और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब भी आज सुबह भारत पहुंच जाएंगे। आज मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि कल अरिजीत सिंह भी वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। ओह माय गॉड। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले वहां पे बाकायदा अरिजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट होगा। बड़े इंडियन जो सेलिब्रिटीज हैं वो स्टेडियम के अंदर आएंगे क्योंकि ये हाई वोल्टेज मैच है, एज यू ऑल नो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उम्मीद करूं कि अरिजीत
ये नहीं कहेंगे मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा अब you never know, ये मुझे पता लगता है चले कि गलत लेके मैं पता आपको पता है ये इंडिया की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि वो दुखी करे दुखी कर दे पाकिस्तानियों को। बाबर नहीं होंगे, बाबर स्टिल सिंगल, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, तो दुखी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई भारत ने भरपूर एक कमर्शियल इवेंट बना दिया इसको, इसीलिए पहले जिस तकरीब का बहुत गिला करी थी आपकी जी क्यों नहीं हुई, तो वो तकरीब पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले होगी। भाई जंगल का बादशाह है जो इस वक्त वर्ल्ड कप करा रहा है भारत, वो कहते हैं ना जंगल का बादशाह है, जो ये वैसे टीवी के ऊपर आपने बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल दिया है, हमें आपको ऑफ एयर एक और दूंगी। चले वो हम बाद में आपको बताएंगे। हमने बड़ी खबर की जानिब जाना है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर देखते हैं। प्रोग्राम में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, जिस पर मुस्लिम आपको आगाह रखे हुए थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के मुताबिक वो आ गया है और इसको कानून के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को करार दिया गया है। 5 के मुकाबले में 10 जजेस का अक्सरियती फैसला है जो सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट था, बहुत अरसे के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसने तवील समाअत के बाद ये अहम तरीन फैसला कल सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की हिमायत की, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 सीनियर जजेस में तकसीम करने के खिलाफ इख्तलाफी नोट भी दिया। इत्तफाक की बात यह कि इसमें सीनियर जजेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9/6 की अक्सरियत से आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं, इनके फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने की हिमायत कर दी। तहम अपील का जो हक है, इसका इतलाक माजी से करने की शिक को 7 के मुकाबले में 8 जजेस ने अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। यानी कि अगर किसी को इससे रिलीफ मिलना था तो वो रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सारे फैसले के अंदर। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद और उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील का हक माजी से करने की शिक मुस्तरद की और यूं फैसला जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंस से आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, उसके नुकात फिर बाद में सामने आए। समाअत के दौरान जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। ये पाकिस्तानी तारीख का, अदालत का बहुत जबरदस्त फैसला है और इसी पे बात करने के लिए अशतर औसाफ साहब, सीनियर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस पे राय ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम और तारीखी फैसला है और ये वो समाअत थी जिसको लाइव दिखाया गया और कई इनफैक्ट 2 हफ्तों के अंदर महज 5 समाअतों पर इस केस का फैसला सुनाया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? 10 और 5 से फैसला दिया गया है और इसी हवाले से कल हमने देखा भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सामने आई, दो कि हम चाहेंगे कि आप इस फैसले के ऊपर अपना कमेंट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आइन फैसला है और ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि फुल कोर्ट का फैसला आया और ये भी एक खुश आइन बात है कि जो स्पेकुलेशन थी और जो सब बातें थी कि ये इख्तलाफात जो हैं वो ज़ाती नौइयत के हैं और ज़ात और अनाद की बात है, वो आपने देखा कि जो खुल के सामने बातें आई कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सोच का है, वो अप्रोच का है और वो एनालिसिस का है। हर एक को हक हासिल है कि वो अपना एक ओपिनियन बनाए और अपनी जो उसकी सोच है उसके मुताबिक अपने कमेंट्स दे और अपना फैसला लिखे। इसीलिए फुल कोर्ट को बनाना कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो डिबेट के जरिए होता है और डिबेट में आप डेविल्स एडवोकेट भी करते हैं, यानी आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को भी आर्टिकुलेट करते हैं और दूसरे को भी, और इससे फिर जो फैसले आते हैं उनमें निखार भी आता है और उसके अंदर एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मेजॉरिटी का फैसला है वो माइनॉरिटी के फैसले में चेंज हो जाए और ये चीज़ें होती रहती हैं। ये एक इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस है और कोई चीज़ भी जो है वो ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए और अवाम को पता चल गया है कि ये अंदर जो है कोई खुफिया बातें नहीं। लेकिन अशतर साहब इसमें ये बड़ा अहम नुक्ता आपने कहा कि हो सकता है
कि आने वाले वक्त में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए, जिससे मैं आसान अल्फाज में ऐसे कहूंगा कि हो सकता है आज जिस फैसले को बरकरार रखा गया है, कल उसे जब जजेस बैठे तो वो उसको बरकरार ना रखें, उसके बरक्स कोई फैसला हो जाए। लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि जो ओवरऑल एक लीगल प्रोसीजर है जिसके तहत एक साइल अदालत के सामने जाता है, जिसमें फिल वक्त हम पार्लियामेंट के इख्तियारात और चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, विद द टाइम नजरिए ज़रूरत के तहत फिर तब्दील हो सकते हैं, ऐसे पहले भी होता रहा है। और इससे अल्टीमेटली जो जस्टिस सिस्टम है इसके ऊपर एक सवाल उठ जाता है कि अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए अपनी मर्जी के लोग आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता रहा है और ऐसा होता भी रहा है समाओ, हमारी जुडिशियल हिस्ट्री ये कहती भी है। शायद इसी को फिक्स करने के लिए चीफ जस्टिस ने कल एक इससे पहले फुल कोर्ट बनाया और फिर लाइव इसकी समाअत हिस्ट्री में पहली बार हुई और ये बहुत बड़ा इवेंट था जो कि हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इसको एक पॉइंट के ऊपर रुक जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर एज यू सेड कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तब्दीली हो सकती है इसमें? जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि सबसे पहले तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। 1973 में जब आइन बना तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे वो पुराने ही चल रहे थे जो कि पहले के बनाए गए थे। 1980 में 73 के आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए। अगर उस वक्त लेजिस्लेचर बना देती 191 आर्टिकल 191 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को कोई हक हासिल नहीं था कि वो कोई रूल्स बना सकता। तो वहां चूंकि एक वैक्यूम था, एक जगह खाली थी, कोई उसके ऊपर रूल्स नहीं बने हुए थे, तो 1980 में ये रूल्स बनाए गए और ये रूल्स बनाए फुल कोर्ट ने, उस वक्त भी फुल कोर्ट था उसने बनाए। और उसके अंदर सवाबदीदी जो इख्तियारात थे वो चीफ जस्टिस को दे दी। उसमें रजिस्ट्रार का भी एक रोल बताया। रजिस्ट्रार जज नहीं होता, लेकिन वहां से फिर रजिस्ट्रार जो काम करता था उसकी अपील जो है वो कर दी। फिर तौहीन अदालत का भी इख्तियार जो है आइन ने कोर्ट को दिया, लेकिन वहां पे भी अपील का इख्तियार नहीं था। तो लेजिस्लेचर ने यानी मुकन्नना ने फिर उसके अंदर अपील का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से हो, जब छोटा बेंच कोई करता है या सिंगल जज जो तौहीन अदालत के नोटिस दे तो उसके खिलाफ अपील वगैरह करती है। तो ये कोई नई चीज नहीं थी, इसके ऊपर कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस की भी शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत इस बात की थी कि जो सवाबदीदी इख्तियारात और जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी मेरा कोर्ट है, चीफ जस्टिस कहे मेरा कोर्ट मेरी मर्जी, मैं इसको जैसे चलाऊं, ठीक है, वो काम जो है उसको खत्म किया गया। और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा था कि साइलों के केसेस जो हैं वो साल हर साल लगते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कहते थे इस केस को नहीं लग रहा है और उसके खिलाफ ना कोई अपील थी ना कोई सुनवाई थी। तो ये जो आपका आइन का जो बुनियादी एक हुकूक का आर्टिकल है 10A जो फेयर ट्रायल की बात करता है, फेयर प्रोसीजर की बात करता है, ये सिर्फ तसादुम था जो लेजिस्लेचर ने किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एट द सेम टाइम फिर जो लेजिस्लेचर ने किया वो इस वैक्यूम को, इस गलती को ठीक किया था। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन हम हर फैसले को उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस की या इम्प्लीकेशंस की मद में देखते हैं कि फिर इसके सियासी असरात क्या होंगे, और हर फैसले के सियासी, और ये तो मामला जारी बात है ही पार्लियामेंट से मुताल्लिक, तो इसके असरात सियासी होने ही है। इसके साथ ही जो फैसला दूसरा है 87 वाला, जिसके अंदर इसको माजी के तौर पर इस शेख को बरकरार नहीं रखा गया कि माजी से इसका इतलाक ना हो, ये भी बड़ा दिलचस्प है देखने वालों के लिए। एट द सेम टाइम के दो जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं फिर उन्होंने इसके हक में वोट नहीं दिया। इसकी बुनियादी लॉजिक क्या देखते हैं? और फिर जब फैसला हो ही गया तो आपको नहीं लगता कि फिर माजी से इसका इतलाक होना चाहिए था, या ये महज तनकीद से बचने के लिए फैसला हुआ है कि इसका कोई सियासी रंग ना निकल आए? ये इसकी बुनियादी वजह है। आप बतौर कानूनदान बारीकी से कैसे देखते हैं, गहराई में क्या है इस फैसले के? देखिए, कानून और सियासत एक दूसरे से जुदा नहीं है और कानून बनाता भी पार्लियामेंट है, तो जाहिर है उसके अंदर सब चीजें हैं। लेकिन इसके सियासी मुस्तहरात वगैरह की बात जो है उसको कटा नजर हमें देखना ये है कि ये फैसले की बुनियाद क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या। अगर लॉजिकल नहीं है तो वो फैसला ठीक नहीं हो सकता। अगर वो लॉजिकल नहीं है, फैसला उन्होंने ये किया कि जो पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस हैं, यानी वो केसेस जो कि खत्म हो चुके हैं और कई बरस पहले खत्म हो चुके हैं। अब मसलन एक केस था, बहुत पहले का केस है, जिसमें ये था कि शनाख्ती कार्ड के मामलात थे और शनाख्ती कार्ड के अंदर किस तरीके से, और शनाख्ती कार्ड की लाजमी बात थी कि उसको पेश किया जाए वोट देने के लिए।
ठीक है। वो चैलेंज हुई 184 टीम में और उसको खत्म कर दिया गया। तो अगर ये सारे मामला दोबारा से खुलने लग जाएं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो नहीं खोले जा सकते। हाँ, जो पेंडिंग मामलात हैं यानी जो जिनके अभी फैसले नहीं हुए, ठीक है, तो उनको ये इसका इतलाक लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि अपील एक प्रोसीजरल चीज भी है और सब्सटेंटिव भी है। वो दोनों चीजें, एक प्रोसीजर की बात है और एक ये कि एक हक है। अब दूसरा पहलू इसका देखिए कि 184 में कुछ लोगों के हक में फैसला हुआ, कुछ के खिलाफ हुआ। ठीक है, जिनके खिलाफ फैसला हुआ उनको तो एक हक हासिल हो गया ना कि वो अपनी जिंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से चलाएं। अब उसको भी अगर रीओपन करने की इजाजत दे दी जाए तो फिर ये एक कोई इंतहा ही नहीं रही। तो इसलिए टू ब्रिंग इन ऑर्डर, ठीक है, टू ब्रिंग इन सर्टेनिटी, ये फैसले करने होते हैं कि जो हाल ही में हुआ वो खत्म, लेकिन हमने करेक्शन आइंदा से करनी है। लेकिन अगर माजी में कोई फैसला साहब ऐसा हुआ जिसका मुल्क के मुस्तकबिल पे बहुत असर हुआ, जिसका सियासी सूरत हाल पे असर हुआ, जिसका एक पॉलिटिकल पार्टी की साख पे असर हुआ, सियासी लीडर की साख पे असर हुआ, क्या उस फैसले को भी फिर उसी तरह तनाजुर में, जैसे शनाख्ती कार्ड की मिसाल आपने दी, ट्रीट किया जाए, जो कि हर फैसले की अपने असरात होते हैं, अपनी शक्ल होती है? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो असूल हमें अब तय करना चाहिए और हमें इसमें से इशारा मिलता है इस जजमेंट से, और जब ये फैसला आएगा तफसील के साथ तो हमें लाजमी तौर पर उसमें आपको ये सब चीजें मिलनी चाहिए। जब ये फैसला लिखा जाएगा उसमें जजेस को लाजमी तौर पर ये चीज करना चाहिए कि सियासी नौइयत के मामला जो है वो अदालत में नहीं आने चाहिए, पहली बात। और अगर किसी सियासी जमात की साख को नुकसान पहुंचा है तो याद रखिए, सियासी जमात के नुकसान को जितने मर्जी कोर्ट्स नुकसान पहुंचा दें, फैसले पहुंचा दें, फैसला तो अवाम का है और अवाम से बेहतर जज कोई नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, ये मेरी जो निचोड़ है इतनी सालों के काम का, इससे बड़ा वो जो है मुनसिफ इंसान अवाम से बड़ा। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के अंदर तो इन पर्टिकुलर आपने बहुत सारे फैसले किए, मसलन आपने पार्टीज को बैन कर दिया, लेकिन क्या वो पार्टीज खत्म हो गई? नहीं, वो दूसरी शक्ल में आ गया। बिल्कुल ठीक है। और साहब वक्त मेरा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ आप तशरीफ लाए और आपने अपनी माहिराना राय हमारे सामने रखी। अशतर औसाफ साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सीनियर कानून में इस फैसले के हवाले से बता रहे थे। उनका कहना था कि एक बड़ा मुतवाज़िन और अच्छा फैसला है और मुस्तकबिल के लिए अच्छी रवायात का अमीन फैसला होगा आने वाले वक्त के अंदर। इट्स अ गुड सी। बिल्कुल, ब्रेक पर जाने से पहले एक अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करते चले। मियाँ वाली के अंदर एक हादसा हुआ है जिसमें एक जीप जो है वो नहर में गिरने से जो सराइकी गुलकार हैं शराफत अली खिलवी साहब, उन समेत 7 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं जी। तफसीलात के मुताबिक मियांवाली के एक इलाके में जी ये तेज़ रफ्तार जो जीप है वो नहर में गिर गई और हादसे में जो मारूफ सराइकी गुलकार थे शराफत अली खिलवी साहब, उन समेत 7 अफराद डूबकर जाँ बाहक हो गए। और इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स जाए वकुआ पे पहुंची, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई और जो हादसे का शिकार हुए जिसमें 7 लोग जो हैं वो जाँ बाहक हुए, उनको हॉस्पिटल उनकी मैयतों को मुंतकिल कर दिया गया। बड़े मारूफ ये गुलकार है और ये आप एक्सप्रेसो हमारे शो के अंदर शराफत साहब की एक वो आए थे हमारे पास बतौर मेहमान और बहुत अफसोस हुआ हमारा सब देख कर 11 जनवरी को। और अरमला, मैं आपसे कुछ देर पहले जब मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया तो मैंने इनका पेज विजिट किया। अब से 10 घंटे पहले ही वाज परफॉर्मिंग लाइव। इस वक्त से 10 घंटे पहले, यानी कि हादसे को भी 4-5 घंटे हो गए होंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी डेथ से तकरीबन कुछ घंटे ही पहले उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी जो कि उन्होंने दी। बहुत अच्छे फनकार थे, फोक फनकार थे और अच्छा लोग फोक म्यूज़िक लेकर चल रहे थे, लेकिन तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। बहुत अफसोसनाक वाक़या जी। इनके तमाम मद्दा, इनके जो फैंस हैं, इनकी फैमिली से ज़ारे अफसोस है। खुदा ने गरीक़ रहमत करे। बहुत अफसोसनाक वाक़या, हमने कहा आप तक खबर ज़रूर शेयर करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे। वैसे तो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। हमास और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई है वो 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है और अब तक 1200 से ज़ायद इजरायली हलाक और 4000 जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली जारहियत के हवाले से 985 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 5000 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। बुखलाहट के शिकार जी इजराइल ने गजा पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिस पर इजराइल के हमायती ममालिक ने
चुप साध रखी है। सऊदी अरब ने मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि सऊदी अरब मुसलसल फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी अरब खत्ते में जंग का दायरा वसी होने से रोकने के हक में है। और दूसरी जानिब तुर्किया के जो सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने खत्ते में तैयारा बरदार जो बहरी जहाज़ है वो भेजने पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने वाजे किया है कि इससे गजा में संगीन कत्लेआम होगा। दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ने निशानदेही की है कि इजराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहरियों को बिजली और खुराक की सप्लाई बंद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। बिल्कुल, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर इसराइल को अपने साथ यकीन दिलाया है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फर्ज है और रॉक सॉलिड उन्होंने सपोर्ट इससे पहले कहा था कि हम देंगे। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा इस पर बाइडन कि इसराइल अपना दिफा कर सके। ये सूरत हाल अब किस जानिब जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी शहरियों के हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी इन हमलों के अंदर हलाक हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद गजा का मुआसरा कर लिया गया है। बिजली, पानी, तमाम बुनियादी सहूलियात को मुअत्तल करने के बाद मुसलसल बमबारी की जा रही है और इसमें किसी भी इमारत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, चाहे वो रिहायशी इमारत है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है या कोई भी जगह है, उस पर इस वक्त बॉम्बिंग की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं और जो खारजा अमूर हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन समझते हैं। तो हम चौधरी साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये मामला किस जानिब जाएगा और पाकिस्तान के स्टैंड से किस हद तक ये मुतमईन है अब तक, जिस तरह हमने बात की है इस पर। एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमें वक्त दिया। ये मामला नया नहीं है, लेकिन इसमें ये जो हमास का हमला है ये एक न्यू एपिसोड आप कह सकते हैं और बड़ी शदीद किस्म की एपिसोड है जो इस वक्त हो रही है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान सिविलियन आबादी को हो रहा है, दोनों तरफ हुआ है। लेकिन जो इसराइल कर रहा है वो वॉर क्राइम्स के अंदर भी आता है और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। आप अब तक की सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं? जी, पहले तो ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इतनी इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं जी। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि हमस ने वार किया तो उसका जवाबी वार इजराइल की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो समझने की बात यह है कि हमस ने वार नहीं किया बल्कि उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था उस अमल के नतीजे में जो उनके ऊपर किया जा रहा है पिछले कितने सालों से। और इजराइल ने उनको एक किस्म का एक जेल बना के रखा हुआ है, गजा की पट्टी को पूरा, ना कोई वहां से आ सकता है अपनी आज़ादी से, ना जा सकता है, ना उनके पानियों से, ना उनकी हवाओं से। तो कहीं तो ये लावा फटना था तो वो फट पड़ा। अब असल में अब ये है कि इसको जंग को फैलने से रोकना बहुत ही जरूरी है। अभी तक तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसको बढ़ता देखना चाहता है। लेकिन अमेरिका का इस किस्म का इकदाम के वहां बेड़े भेजने ये शय देगा और लोगों को और मुल्कों को कि वो अपना मौकफ ज्यादा मजबूत करें। अभी तो सऊदी अरब ने कहा, आपने देखा कि उन्होंने अपना मौकफ अब मजीद जो सारी अमन की बात हो रही थी इजराइल और अरबों के दरमियान, इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान, अब तो वो पसे पुश्त हो गई। अब तो सऊदी अरब भी बड़ा खुलकर सामने आ गया कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है, आपका मसले को हम हल करना चाहते थे और लेकिन आपने इसको उलझा दिया। इसी तरीके से तुर्किया भी मेरे ख्याल में हमेशा से ट्रेडिशनली एक्टिव रहा है। अगर आपको पहले भी याद हो तो इन्होंने मुआसरा किया था तो तुर्की ने अपना एक इमदाद का सामान भी भेजा था और बड़ी उस पर मुश्किलात पेश आ गई थी। लेकिन अहम जो आवाजें हैं मेरे ख्याल में इसमें वो है चीन और रूस की का बीच में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि तवाज़ुन तभी आएगा और उनकी तरफ से भी ये पैगाम आना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां पे तातुल ही रहेगा। सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक हो सकता है, वो है सीज फायर। सीज फायर फौरी तौर पर कर दिया जाए। इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कोशिशें इस वक्त होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में चीन और रूस तो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने सीज फायर के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि इजराइल इस वक्त पूरे शद्दोमद से इंतकाम लेना चाहता है। अब उसमें उनकी दाखिली सियासत भी आ गई है। नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी, कम हो रही थी, तो उसको एक किस्म का मौका मिल गया है कि वो
अपने आप को इजराइलियों के लिए हीरो साबित करें, तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सीज फायर ही इसका हल है और इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान समेत सारे मुल्कों। बिल्कुल सीज फायर ही हल है। लेकिन अभी जिस तरह से साहब आपने खुद भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर हम बात कर रहे हैं इदारों की, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये ऑर्गेनाइजेशंस हो, पहले तो जब इजराइल के हवाले से, क्योंकि 73-75 साल से ये सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार होते चले आ रहे हैं, अब इस बात को रोकना और दूसरी जानिब इन आलमी इदारों का इसमें इंटरफेयर करके इसके ऊपर कोई एक इत्तेफाक करना कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी है? क्योंकि अगर इस चीज़ को रोका ना गया तो ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है और ऑलरेडी हमास के अंदर अगर बात की जाए, फ़लस्तीन के अंदर बात की जाए, तो वहाँ पर जिस तरह के हालात वाक़यात हम देख रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। क्या समझते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पूरी कोशिश होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके जितने झैली इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है, ये इन सब की अगर आवाज उठा भी लेंगे तो आपने देखा है कि इनके पास कोई ऐसा मीन्स नहीं है कि जाके रोक सके। जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया 2003 में, तो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ कि आप ये ना करें। हालांकि उनके अपने साथी जर्मनी और फ्रांस भी थे, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इस वजह से मुझे उनसे बहुत ज्यादा उन इदारों से तवक्को नहीं है, लेकिन मुमालिक से है। अब मिसाल के तौर पर यूरोप की आवाज बड़ी अहम हो सकती है। यूरोप ने अक्सर इंसानी हकूक पे बहुत स्टैंड लिया है, बहुत, क्योंकि उनकी पूरी सोसाइटी उस पर मबनी है। इसलिए मैं मतलब चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि यूरोप में से आवाजें उठे। यूके तो अमूमन अमेरिका का ही साथ देता है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस ये अपना इंडिपेंडेंट वॉइस भी लेते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में उनका भी बोलना बड़ा जरूरी है इस मौके पर। ओआईसी तो कर रही है जी, ओआईसी ने तो बात की है और बड़े, लेकिन ओआईसी के पास भी कोई पुलिस फोर्स तो नहीं है कि वो कर सके, आगे चला सके। ठीक है सर, आसियान वगैरह को भी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ लाए और इस अहम मौजू पे बात की। एजाज अहमद चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा, करियर डिप्लोमेट, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस मामले के ऊपर अपनी राय दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम से कराएंगे, जिन्होंने T20 एशिया कप 2023 अपने नाम किया है जी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरी दफा ये टाइटल अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 215 रन का हदफ दिया था, जिसमें पाकिस्तान के उमर गुल ने 95 और मोहम्मद अदनान ने 66 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 113 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल ने 4 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। जबकि पाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान इस टीम के हवाले से बताएं तो खटमंडो में होने वाले इस इवेंट का शरीक मेजबान भी है। इस वक्त इस फातेह टीम के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कैप्टन है, और उसके साथ साथ मोहम्मद इमरान अमीन भी हैं, और उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, इनफैक्ट पूरी टीम को मुबारकबाद, चूंकि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जीत के? दूसरी दफा ये टाइटल अपने नाम किया आप लोगों ने। इमरान, आपको आवाज आ रही है? जी जी प्लीज बोलिए। जी बोलिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो में इनवाइट किया, और यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा खुशी है कि पाकिस्तान दूसरी बार एशियन चैंपियन बना और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम अब अपने मुल्क की वाहिद टीम है जो लगातार 2 मरतबा एशियन चैंपियन का एजाज जीता है। जितने भी हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही है, कम्युनिटी क्रिकेट, मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में इस वक्त हम ही नंबर 1 है जो 2 मरतबा लगातार एशिया कप जीते हैं। That's amazing. अरे वाह। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जबरदस्त प्लेयर हैं, जबरदस्त खेले हैं, खेल आपका बहुत अच्छा रहा है, आप क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? आपके क्या जज्बात हैं इमरान? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मदद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा एशिया कप रहा है, हम बड़ा खेले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई 2 शक नहीं था। हमने वो अपने नाम दिया और ऐसा हिस्ट्री किया कि ये 2 लंबे से तक ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान आएंगे, तो उसके लिए हमारा इसमें बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होगा।
और अपनी मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। ये इस्तकबाल आपका बनता है, और ये जो बार बार आप हमें कह रहे हैं ना आपका शुक्रिया, भाई आपका शुक्रिया, आपने एजाज जीता है, चैंपियन आप हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने तो जब ये खबर देखी अरमला तो हमने फौरन कहा भाई कब आपसे बात होगी, क्योंकि आप हमारे चैंपियन हैं, तो शुक्रिया बेसिकली आपका है। बिल्कुल आपका है। और इसके साथ साथ हम जरा आपके मैचेस के हवाले से भी जानना चाहेंगे, कैसा रहा ये ओवरऑल आपका ये जो एशिया कप का टूर्नामेंट है। ऑब्वियसली बड़ी जबरदस्त टीम्स और भी होंगी जो आप जिनके साथ आपका मुकाबले हुए हैं। श्रीलंका की भी हम बात कर रहे हैं, 113 रन पे आपने पूरी टीम को ऑल आउट किया। अब सो हाउ वर द मैचेस, कितने इंटरेस्टिंग, कितने थ्रिलिंग मैचेस थे ओवरऑल? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एशिया की टॉप 5 टीम जिसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और अनफॉर्चुनेटली जो पहला मैच था जो बारिश की वजह से महदूद ओवर्स था, 5 ओवर्स तक महदूद हो गया था, और वो मैच श्रीलंका की जो डेब्यू टीम थी जो पहली मरतबा एशिया कप में शिरकत कर रही थी, उससे हम शिकस्त खा गए। तो और उसके बाद फिर यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा झटका लगा कि डिफेंडिंग चैंपियन है और हम पहला मैच हार गए। लेकिन उसके बाद टीम ने कम बैक किया, हमने पूरी प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई कि आने वाले जो मैचेस हैं बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के साथ वो बड़े टफ हैं, और अगला हर मैच अब हमारे लिए एक नॉकआउट बेस के तौर पे है। तो हमने कम बैक किया और लगातार मैचेस जीतते चले गए, और फाइनल में फिर श्रीलंका को भी शिकस्त दी। और सबसे अहम बात कि हमने न सिर्फ इंडिया को इस मरतबा टूर्नामेंट में शिकस्त दी, बल्कि उनको फाइनल की दौड़ से भी बाहर कर दिया। बस ये उम्मीद है कि आपका जो असर है ना ये हमारे 14 तारीख वाले मैच पे भी जाए जो हमारी नेशनल टीम ने खेलना है, क्योंकि आपने तो अपना काम कर दिया, श्रीलंका को भी आपने हरा दिया, और अब इंडिया से मुकाबला बाकी है। मैं आपकी फैमिलीज के हवाले से, इमरान आप इस बात का जवाब दे दें, बाज़ औक़ात जब कुदरती तौर पर इंसान किसी चैलेंज का शिकार होता है तो फैमिलीज की तरफ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, मुश्किल सूरत हाल भी होती है, लेकिन आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप तो चैंपियन बन गए। आमिन, आपने इस चीज को आड़े नहीं आने दिया और आज माशाल्लाह आप नेशनल चैंपियन के तौर पे बैठे हैं। कैसा रिएक्शन रहा और ये जर्नी कैसा रहा आपका यहां तक पहुंचने का, अगर आप इस हवाले से कुछ बताएं। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज से कम नहीं होता। आपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट करना, तो ये हमारे बड़े एजाज की बात थी। और जिस तरह कैप्टन ने आपको बताया कि पहला मैच हम हार चुके थे, तो उसके बाद एक डिस्कशन आई थी, लेकिन उसके बाद हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी मैम ने, हमें कैप्टन ने बड़ा हौसला दिया कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमने उसी को मेंटेन रखा, अपनी प्लानिंग की, और फिर यके बाद हमने अपने मैचेस जीते, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इसको जारी रखेंगे। जबरदस्त, इंशाल्लाह। ज़ीशान, इन द एंड आप भी कुछ कहना चाहें? आप लोग अपने ये टाइटल अपने नाम किया, ऑब्वियसली बहुत सारे आपके लोग सपोर्टर्स भी होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स भी होंगे। जी बोलिए ज़ीशान, आप किस को क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद अपने पेरेंट्स का जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे जितने भी वेल विशर सपोर्टर हैं जिनकी मदद की वजह से, जिनकी भरपूर अनपैरेलल सपोर्ट की वजह से टीम नेपाल पहुंची, वहां जीती है। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा अंडर माई कैप्टनसी। और मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं उस टीम का कैप्टन हूँ जो लगातार दूसरी मरतबा एशिया कप जीती है, और कोच, हमारे मैनेजर, हमारे एंटायर टीम, रुसाना प्रेसिडेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट काउंसिल, अपने प्लेटफॉर्म का, अपने तमाम प्लेयर्स का जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस की, डेफिनेटली सब लोग इस क्रेडिट के या इस जीत के जो के लिए जिम्मेदार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद इमरान, आप दोनों का। आप हमारे चैंपियंस हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग इसी तरह से वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आज बड़ा कुछ है जी, सियासत है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से हम बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की जी वतन वापसी की तारीख का ऐलान जो हुआ है उसके मुताबिक अभी 9 दिन बाकी है। काउंटडाउन बिगिंस। यस, 10, 9, 8 9 डेज लेफ्ट, और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इस हवाले से नून लीग की तैयारियां जारी हैं। नवाज शरीफ के तैयारी ने वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली है और पहला पड़ाव जो है सऊदी अरब में डाला है। और कल नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंचे, वहाँ उनका एक हफ्ते का क़याम है और उसका जो प्लान है उसके बाद उम्रा अदायगी के अलावा उनकी आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। सऊदी अरब से जी वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे और वहाँ से खुसूसी तैयारे के ज़रिए
वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी को जी लेकर मुस्लिम लीग नून में तैयारियां जैसे हमने कहा आपको जारी है, मगर लीगी रहनुमा कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जमानत लेने का कह रहे हैं, कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे और ना इनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नजर आ रहा है। इस पर ये जो इत्तेमाद है, ये पुरइत्तेमादी कह लें, इसकी वजह क्या है? क्या किसी ने नून लीग को यकीन दहानियां कराई हैं? इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ इंतखाबात को भी लेके हम बात जी बिल्कुल। तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक साइलेंट डॉर्मेंट मोड के ऊपर हैं। इंतखाबात जनवरी में होंगे या फिर नजरिया जरूरत जन्म ले बैठा है। उधर साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं हमारे मुल्क के अंदर, एक्टिव पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रहे हैं। मुश्किलात में बज़ाहिर तो उनकी कमी होती नजर नहीं आती है। खुसूसी अदालत ने 17 अक्टूबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद करना है। इसके हवाले से अगर चेयरमैन PTI को सजा हो जाती है तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? मिस्टर उस्मान डार फ्रॉम सियालकोट एंड सदाकत अब्बासी फ्रॉम मरी 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दे चुके हैं। ये बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े अहम कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, जिनका ताल्लुक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बहुत गहरा है। क्या ये उनकी मुश्किलात में, चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा करेगा या कमी? इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और हम उनके साथ उनका ब्रेकफास्ट और न्यूज़ दोनों शेयर कर रहे हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी एंटिसिपेटेड किस्म की ये खबर है और अब मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पे फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद तमाम सहाफ़ी जो है ना, वैसे पारा न्यूज़ का भाई होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज काउंट डाउन हैज़ बिगन। सवाल मेरा सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से कुछ ऐसा है। रात को मैंने एक इंटरव्यू सुना, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में हमारे केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे थे और उन्होंने ये बात की कि जी ज़्यादा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिलता नजर नहीं आता। इससे पहले सरफराज बुख्ती इंटीरियर मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके ख्याल में केयर टेकर गवर्नमेंट या फिर वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ की आमद के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मियां नवाज शरीफ इसलिए तो आप वतन नहीं आएंगे कि आप उनको पकड़ के जेल में डालने। अगर ऐसा होता तो वो बहुत पहले आ जाते। तो जो मुस्लिम लीग का एतमाद आपको नजर आ रहा है और उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें एक इशारा मिला है और वो इशारा है जनाब निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आमद पर जो इंतजामी एक्शन होंगे या इंतजामी सरगर्मी होगी उस पर हमने वजारत कानून से राय ली है। अब वजारत कानून इज एन ऑर्गन ऑफ द एग्जेक्टिव। वजारत कानून जनाब वजीर आजम के मातहत है, वो एग्जेक्टिव ऑर्गन है। तो जो वजारत कानून देगी राय वही कानूनी राय होगी। और उसमें अब अगली बात यह है कि फर्ज किया जैसे कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि वो एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर सरेंडर करेंगे, या उससे पहले जो बेल इन कस्टडी है वो उनको इसहाक डार साहब वाला एग्जैक्टली यही केस था। वो आए थे, उनके खिलाफ भी सिर्फ केसेस नहीं थे, उनका तो घर भी नीलाम हुआ था लाहौर वाला, और वहाँ PTI की हुकूमत ने उनके जाती घर में कुछ और धंधा खोल रखा था। तो वो प्रेसिडेंट अदालत के पास है। जो ओवरऑल मुल्क का कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त, तो मियाँ साहब की वापसी तो बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम है। अगर वो फरमाइशी प्रोग्राम के तहत वापस आते हैं तो फिर उनको मैं नहीं समझता को गिरफ्तारी का कोई इतना बड़ा उनके रास्ते में रुकावट है कोई। हाँ, अलबत्ता बाकी जो सूरत हाल डिवेल्प होती रहती है पाकिस्तान में, जब बहुत सारे फैक्टर्स आपने भी बयान किए, जो उन फैक्टर्स के अंदर ये फैसला क्या हतमी है 100% या मोर देन 100% है कि वो सऊदी अरब से आकर फिर वापस लंदन नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, ये तो फिर 20 तारीख की शाम तक हम डिस्कशन करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह से आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली वोटर्स जब हम मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करें या PDM जमातों के दौर की बात करें, बड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आवाम की महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, दीगर
लेबर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो जाहिर है कि वोटर पे उसका इम्पैक्ट आता है। और चूंकि क़यादत जो पार्टी को लीड करने वाला, जिसको बार बार मुस्लिम लीग नून कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, अगर उनकी वतन वापसी होती है तो आपको लगता है कि जो वोटर में एक डाउट वाली सिचुएशन थी या डाउटफुल था वोटर, अब उनके आने से बयानिया थोड़ा स्ट्रांग होगा जो मुस्लिम लीग नून बना रही है, और जो वोटर है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का जो हामी वोटर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होगा इन तमाम चीज़ों को लेके? यही तो फरमाइशी बात मैं कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून पर ये 16 महीने की हुकूमत की वजह से 2 हवालों से मैं फरमाइशी कह रहा हूँ। नंबर 1 जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 16 महीने अच्छा, आप कह रहे थे वोटर की फरमाइश है। ओके, हम कुछ और समझे। हम कुछ और समझे थे वैसे। अभी सुने तो सही कि नून लीग पर मुश्किल वक्त जरूर आया है, और इस वजह से जो मुश्किलात हैं पार्टी की, अगर आज मियां साहब नहीं वापस आते तो फिर पार्टी के लिए इस तरह से एक बाकायदा फोर्स टू रेकन पार्टी का इस तरह रहना मुश्किल हो जाएगा। और आप मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। अगर मियां साहब इस वक्त वापस आकर कंसोलिडेट नहीं करते अपनी पार्टी को, तो जो मैं कह रहा हूँ ये पार्टी की फरमाइश है कि अब वो वापस आए। आपको याद है बार बार कहा जाता था कि जब पार्टी उनको कहेगी और डॉक्टर्स उनको एडवाइस करेंगे तो फिर वापस आएंगे। वो डॉक्टर्स वाला मामला तो बीच में ही रह गया जी। नहीं, पिछले हफ्ते रिपोर्ट आ गई ना। अच्छा, ठीक हो गया। कहा कि मसला तो है लेकिन ही कैन ट्रेवल। और दूसरा, इधर अब पार्टी कह रही है कि वक्त आ गया कि आप वापस आए। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, सॉरी टू कट यू, वो ये है कि पार्टी इस वक्त जो बयानिया सेल कर रही है वो माशी खुशहाली का बयानिया है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे हैं, माशी खुशहाली वापस आ रही है। कारवाने उम्मीद, आई थिंक आप जस्ट मिक्सिंग इट, उनकी फ्लाइट को नाम भी दिया गया है। तो ये बयानिया अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ फिर ऐसा क्या करेंगे? चूंकि एक सवाल मेरे जहन में बहरहाल मौजूद है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के कहने पर आए थे, आपको याद होगा, PDM हुकूमत के अंदर मईशत को ठीक करने नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्हीं के अपने भाई वजीर आजम थे और वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहे हैं जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल की जरूरत थी, और बहुत खातिर खा कामयाबी बहुत क्विकली नहीं ले पाए थे। बड़ी मुश्किल से हमारा IMF के साथ मुआहदा हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसा कौन सा कार्ड फिर अपने साथ लेकर आएंगे जिससे नून लीग ये कह रही है कि नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी? दूसरा फरमाइशी प्रोग्राम यही है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। ये अभी ना 16 महीने वाला डिबेटेबल एस्पेक्ट है। इमेजिन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, इमेजिन अगर पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह रॉयट्स शुरू हो जाते, तो अगर फसाद शुरू हो जाए तो फिर क्या श्रीलंका और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है? पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें हमारे मेहमान भी हैं कोई आधे करोड़ के करीब, और वो भी आराम से नहीं बैठते यहाँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में डकैती होती है, पाकिस्तान में अर्बन जो ये अनरेस्ट है उसमें ये हमारे मेहमान जो अब वापस जा रहे हैं उनका भी बड़ा किरदार है। तो आपका ख्याल है ये सारे आराम से बैठते? इसलिए जो परफॉर्मेंस की बात है, अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उसमें बैरूनी दौरों में अगर मियां शहबाज शरीफ पेरिस ना जाते, जॉर्जिया के साथ जॉर्जिया के साथ मुलाकात ना होती, तो फिर शायद ये IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव ना होता। पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया, रोल ओवर लिया चाइना से, सऊदी अरब से। दूसरा एस्पेक्ट जो मियां साहब की वापसी के हवाले से इकोनॉमिक्स में है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट का एक ऐसा विजन दिया जो शायद मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। मेरे प्रोड्यूसर अक्सर गिला करते हैं कि मैं आखिरी लम्हे में ऐसा सवाल करते हैं, वक्त ज्यादा चाहिए होता है। मुख्तसर जवाब दे दीजिए। पीपल्स पार्टी बैक बर्नर पे नजर आती है, बिलावल भी 16 तारीख को लाहौर पहुंच रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रही थी, बात कर रही थी, नारा था उनका, क्या वो वाकई अब इस उम्मीद को हाथ से छोड़ बैठे हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी को देखकर? देखें, सियासी रहनुमा या सियासी जमात जब मायूस हो जाए और उम्मीद छोड़ दे तो उनको पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। फैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने।
देखें पंजाब के 15, 20, 30, 40 अगर इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं किसी भी वक्त तो पांसा पलटा जा सकता है। ये पॉलिटिक्स है। 30 सीटें अगर पंजाब की, मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके देता हूं, आपके पास तो टाइम कम है। 30 सीटें अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी निकाल गई तो फिर पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 30 सीटें कहां से आएंगी? इस्तेकाम पार्टी बना दी गई दरमियान में, जो सारे इलेक्टेबल थे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। तो पीटीआई किसी न किसी फॉर्म में लड़ेगी, इस्तेकाम पार्टी लड़ेगी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन लड़ेगी। ये सारा वोट पीटीआई का था जो डिवाइड होना है। वो पता नहीं क्यों मुझे वो गाना याद आ रहा है, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, आपने हमें इस मामले पे अपनी राय से आगाह किया। सियासी सूरत हाल हमने आपको बताई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हमने पॉलिटिक्स पे बात की, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने कहा थोड़ा सा लेट ताकि आप जाग वाग जाए ना, जरा आंखें खुल जाए, फिर हम इकोनॉमी पे बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद की कदर मुसलसल कम हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। अच्छी खबरें हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल इजाफा देखा गया है। जो आलमी मार्केट है इसमें पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें कमी आने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी मजीद कम हो सकती हैं, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। उधर IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल जो माशी शरह नमू है उसको 2.5% रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 23.6% रहेगी, जबकि 2028 तक जो GDP ग्रोथ है वो 5% तक जाने का इम्कान मौजूद है। IMF ये भी कहता है कि गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी, ताहम इस साल ये कम होगी और 8% पर आने का इम्कान है, जबकि इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है GDP का 1.8% रहेगा। आलमी बैंक ने कहा है कि जो तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका है इसकी टैक्स की हदें बराबर कर दी जाएं ताकि जो जाती इनकम टैक्स है उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाए और ज़राई आमदन और इमलाक को भी टैक्स नेट में लाया जा सके। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि ज़राई आमदन और इमलाक पर टैक्स अगर मौजूद तरीके से लगाया जाए तो सालाना बुनियादों पर इससे GDP के 3% के करीब टैक्स जमा हो सकता है और इससे सालाना 30 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा किया जा सकता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे पहले भी हम जब बात करते आए हैं तो इस पे हमने काफ़ी हद तक बात भी की है और डॉक्टर खाकान नजीब इस पे ऑन एंड ऑफ डिस्कशन भी करते रहते हैं और इस वक्त भी हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अब जिस तरह से अभी हम रिपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि बेहतरी की जानिब आ रहे हैं और जो माशी इशारे हैं हमें बेहतर लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से IMF एक्सपेक्ट कर रहा है चीज़ें उसी डायरेक्शन में सही तौर पर जा रही हैं? अगर आप इस वक्त देखिए पाकिस्तान ने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है जिसको लोग क्रैकडाउन का नाम देते हैं, बट अगर इसको इस तरह समझिए कि एक मार्केट ऐसी चल रही थी जो डॉलराइजेशन क्रिएट कर रही थी मुल्क में और जो बाकी दो मार्केट्स थी जो ऑफिशियल मार्केट उसको पुल कर रही थी, उस मार्केट को डी डॉलराइज किया गया है और आपने कोशिश किया है कि वो मार्केट जो नो योर कस्टमर के बगैर चल रही थी और कल स्टेट बैंक ने इस पे कुछ स्ट्रक्चरल एक्शंस भी लिए। कई कंपनीज जो कैटेगरी बी थी अब वो नहीं रहेंगी, यानी कि एक्सचेंज कंपनीज सब कैटेगरी ए में आ जाएंगी, विच मीन्स के मोर कॉर्पोरेटाइजेशन होगी, मोर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। इसे अभी मैं देख रहा था जो ऑफ कोर्स रुपया है वो 279 के अंडर ट्रेड कर रहा है टू अ डॉलर। इन दी ओपन मार्केट 16-17% बेहतर हुआ है, नियरिंग 10% स्ट्रेंथ इन दी इंटरबैंक मार्केट। इसका अच्छा असर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को संभालने पे आएगा, इसलिए कि जो रुपए की कदर जब कमजोर होती है और ग्लोबल प्राइसेस अगर वीक भी हो रही हो तो हमें पेट्रोलियम की प्राइसेस ज्यादा होती हैं पाकिस्तान में। पेट्रोलियम की प्राइसेस $95 अ बैरल से इस वक्त $85 अ बैरल पे ट्रेड कर रही हैं। थोड़ा सा स्पाइक आया था ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पर उस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसा समझा जा रहा है मार्केट्स अब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रही हैं। आज भी एशिया अच्छा खुला था, कल भी एशिया अच्छा खुला था, कल रात को US भी ठीक बंद हुआ था। सो मार्केट्स ऐसे ट्रेड कर रही हैं कि ये कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट है और फैलेगा नहीं और इसके बहुत ज्यादा असरात नहीं आएंगे। लेट्स होप कि ये जो प्रेडिक्शन है ये ठीक हो। जो ब्रेंट है वो 87 तक गया था, बैक टू 85। इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज तो देनी चाहिए लोगों को। 16 को जब वो पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ी में, डीजल डलवाएंगे, केरोसिन यूज करेंगे, खातिर खा कमी दिखाई देनी चाहिए इन द प्राइसेस। ये तो हो गया इंटरनेशनल सिनारियो और पाकिस्तान का सिनारियो। अब सितंबर 30 पाकिस्तान की तारीख में
इन चंद माह में सबसे इंपॉर्टेंट डेट आ रही है जिसकी जो रिव्यू की चीजें हैं वो IMF के पास लेके जानी है। पाकिस्तान के मॉनेटरी अहदाफ, पाकिस्तान के जो मालियाती अहदाफ और पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अहदाफ वही होने चाहिए जो IMF से तय हुए हैं। क्योंकि नंबर्स अभी सारे जाके 15-20 अक्टूबर को हमारे सामने आते हैं। आई एम रियली होपिंग कि ये ऐसे ही होंगे और कुछ अगर डाइवर्जेंस भी होंगी तो इतनी मेजर नहीं होंगी। लाइकली सिनारियो ये है कि थोड़ी सी डाइवर्जेंस जो है वो दिखाई दे रही हैं, बट लेट्स होप कि वो हम ओवरकम कर सकें फंड के साथ और ये रिव्यू कंप्लीट कर सकें। ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन अभी तक बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू हो रहा है। जैसे ही एनर्जी प्राइसेस का रिवर्स शुरू होगा, जो कि मैंने अभी आपके सामने रखा है, और बिजली की प्राइस का पास थ्रू हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा सप्लाई साइड ऑफ फूड को संभालने की जरूरत है। यहां मैं हुकूमत को ज्यादा नंबर नहीं देता, इसलिए कि कल ही मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे जी नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को कुछ करना चाहिए, एक और कमेटी बनाए। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी हमने बहुत एक दिहाई पहले इसीलिए बनाई थी कि वो फेडरल लेवल पे प्राइस मॉनिटर ना करे। असल काम उसका ये था कि सप्लाई ऑफ गुड्स मॉनिटर करे। कि आपका घर है ना, क्या उसमें टमाटर मौजूद हैं कि आप खाना मंगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, कंट्री लेवल पे मैंने देखना है कि टमाटर की सप्लाई कंफर्टेबल है, सो दैट ऐसा ना हो कि उसकी कीमत एकदम स्पाइक कर जाए। टमाटर मौजूद है यहाँ पे। टमाटर हमने वक्त से पहले बाहर तो नहीं भेज दिए और जब खुद जरूरत पड़ेगी तो होंगे नहीं हमारे पास। इसमें चीनी की मिसाल भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा बजट खसारा है, इसमें इजाफा हुकूमत की तवक्कुआत से ज्यादा है जो रिपोर्ट कह रही है, और जारी बात है उसमें हमने सूद की मद में हम जस्ट रीडिंग 7.3 बिलियन हमने अदा करने हैं, 7.3 हज़ार अरब, और ये कोई तकरीबन ओवरऑल कोई 1300 अरब आई बिलीव एक्स्ट्रा है कर्जे की मद में जो हमने देने हैं। तो हमें फिर ज्यादा मालियत का कर्जा चाहिए होगा। मैं हिसाब लगा रहा था कोई 3-4 अरब डॉलर तो एक्स्ट्रा ही बन रहे हैं। वैसे ही हम ऑलरेडी बड़ी तगो-दो कर रहे हैं कि पैसे हमें चाहिए और फिर हम उससे अपना जो डेट सर्विसिंग है वो कर सकें। तो ये जो खसारा है ये पूरा करने के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्या फिर हम एक डिप में दोबारा चले जाएंगे जिससे हम थोड़ा रिकवर कर रहे हैं? वैसे सर्दियां कंपैरेटिवली पाकिस्तान के लिए बेहतर होती हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल कंजम्पशन। दुरुस्त। सो एक तो यह कि सर्दियों में अभी एक और इमरान, आप चूंकि याद रखते हैं मेरी बात, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अपना तर्ज जिंदगी बहुत संभाल के चलें। महीने अभी मुश्किल खत्म नहीं हुए, एंड यू ऑलवेज से कि ये बात मैंने कही थी एंड यू रिमेंबर। एक अभी आखिरी पुश जो है वो आना है, वो अनकंफर्टेबल पुश है, और वो है कि हमें अब गैस की कीमतों में एक रद्दो बदल दिखाई देगा। ये 1 अक्टूबर या 1 जुलाई दोनों में से एक से लागू हो सकता है, डिपेंडिंग कि IMF से क्या बात तय होती है। ये प्राइस पास थ्रू है, सो गैस का इस्तेमाल भी बहुत ध्यान से करना है आपने। विंटर्स में मेरा रिवर्स थ्योरी है कि स्वेटर पहने, इंसुलेशन बेहतर करें और अपने घर में कम से कम हीटिंग इस्तेमाल करें। गीजर तब ऑन करें जब नहाने जा रहे। ये तो हम अब बात करते रहेंगे एज वी हिट विंटर्स, बट गैस की कीमत में एक रद्दो बदल आ रहा है। ये आखिरी मेजर प्राइस पास थ्रू इफेक्ट है जो इस वक्त आएगा। उसके बाद आई डोंट सी कि अगले 6 माह में कोई मेजर प्राइस पास थ्रू इफेक्ट एनर्जी साइड पे आने वाला है। सो ये एक बात कैसे हैंडल करना चाहते हैं, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। दूसरी चीज आपने बहुत फंडामेंटल सामने रखी है, पाकिस्तान का जो फिस्कल फ्रेम, मालियाती फ्रेमवर्क फेडरल लेवल पे ब्रोकन है इस वक्त। 7,303 अरब रुपया इमरान हमने देना है इंटरेस्ट की मद में, यानी कि जो हमारे कर्जे हैं उनका इंटरेस्ट अगर मैं 1 जुलाई को सारा पे करूं साल के लिए तो मुझे 7,303 अरब देना है। इमरान, ये देने के लिए मुझे 324 अरब रुपया बोरो करना है इमरान से, और मैंने ये पैसे देने हैं। उसके बाद जितना कुछ मैंने सरकार में चलाना है, सब्सिडीज, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज बोर्ड। ऐसे इतना मुश्किल है इस पर हमारा बजट। इसके लिए ये 7,303 भी नहीं रहेगा, ये भी शायद बढ़ जाएगा, बिकॉज एक मुश्किल चीज है। एक्सपेंडिचर्स चूंकि बहुत बढ़े हुए आ रहे हैं, तो मालियाती खसारा जिसकी आप बात कर रहे हैं और प्राइमरी खसारा जो हमने IMF से तय किया है, लग ये रहा है, और कुछ असेसमेंट दिखाई ऐसी दे रही है कि वो शायद टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी कुदरती आफत अल्लाह पाक महफूज रखे आ गई तो वो और बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमारे सामने एक ट्रू पिक्चर इस वक्त इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बाद
बात रखी है। पाकिस्तानी मईशत वेंटिलेटर पे है, सांस उसको आ रही है, लेकिन ख़तरा टला नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि एक और बड़ा डिप आ सकता है, हमें उसके लिए सबसे बेहतरीन पॉलिसी ये रखनी है कि अपने खर्चे कम करने हैं, मुतवाज़िन जिंदगी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। मोहब्बत क्या है, इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे। माइंड मैटर्स के अंदर आज वकार साहब कुछ अहम बात रख रहे हैं इस हवाले से, और उसमें जवाबात भी हैं। ये थ्योरी क्या है, आपको दिखाते हैं माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे मोहब्बत पर, मोहब्बत पर नहीं, मोहब्बत पर, क्योंकि अगर लुगत में देखा जाए तो इसकी सही अदायगी जो है लफ्ज़ मोहब्बत की, वो मोहब्बत है। सो मोहब्बत पर बात करेंगे कि मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत क्या है पर शायरों ने बहुत कुछ फरमा रखा है, अदीबों ने बहुत कुछ फरमा रखा है, दानिश्वरों ने, और एक पूरी तारीख है मोहब्बत को डिफ़ाइन करने के हवाले से कि मोहब्बत क्या है। आइए देखते हैं कि साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है कि मोहब्बत क्या है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की एक थ्योरी है, एक नज़रिया है, और उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मोहब्बत एक तिकोन है। और ये जो तिकोन है ये किन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इंटीमेसी, यानी इस इंटीमेसी को आप उर्दू में हम कहेंगे तो कुर्बत कह सकते हैं, पैशन, जज्बा, और तीसरी अहम तरीन चीज़ है कमिटमेंट, और इसको हम मुस्तकिल मिजाजी कह लें या इस्तकामत हम कह लेते हैं। सो कुर्बत, जज्बा और इस्तकामत, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये 3 बुनियादी अज्जा हैं मोहब्बत के, और इन्हीं अज्जा को आगे पीछे हमने करना है तो हर तरह की मोहब्बत जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ़ तरह की मोहब्बतों को देखें, सबसे पहले ये जो 3 बुनियादी अज्जा हैं इन पर एक नज़र डालते हैं। इंटीमेसी या कुर्बत जो है ये एक कनेक्शन का नाम है, एक कुर्बत का नाम है, और ये जो कुर्बत है इसमें कमिटमेंट नहीं है, इसमें पैशन नहीं है, इसमें यानी जज्बा या इस्तकामत या इस तरह की चीज़ें नहीं है, बट ये एक कनेक्शन है। और ये कनेक्शन जो है वो नेचर में कहीं पे भी, यानी सिर्फ फ़र्द टू फ़र्द नहीं है बल्कि एनिमल्स के साथ हो सकता है, और ये एक इंटीमेसी जो है, ये जो कुर्बत है, ये आप फील कर सकते हैं। दूसरा पैशन है, ऑफ कोर्स इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं, इसमें ऐसी ड्राइव्स इन्वॉल्व हैं जो कि आपको रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ या रोमांस की तरफ लेके जाती हैं, और इसी पैशन का जो हिस्सा है वो फिज़िकल अट्रैक्शन है। सो ये जो पैशन है इसको हम कह सकते हैं स्पार्क ऑफ लाइफ, यानी एक ऐसा शोला है जो कि मोहब्बत को उसकी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इस पैशन में पाई जाती है। और उसके बाद हम आते हैं कमिटमेंट पे, और कमिटमेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी या इस्तकामत, हम इस्तकामत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस्तकामत। इस इस्तकामत के अंदर ये बेसिकली एक अकली रवैया है, और ये एक कॉग्निटिव अप्रोच है मोहब्बत की जानिब, कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलना है। सो ये जो कमिटमेंट है, ये जो मुस्तकिल मिजाजी है, ये एक अकली फ़ैसला है और ये एक अकली रवैया है। और इसमें हम कह सकते हैं कि बेसिकली किसी से मोहब्बत करना और उसके बाद मोहब्बत को मेंटेन करना, उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना, इसको हम कहेंगे कमिटमेंट। सो अब 3 चीज़ें आ गई, कुर्बत, जज्बा और मुस्तकिल मिजाजी या इस्तकामत। अब इन 3 चीज़ों से 7 तरह की मोहब्बतें जन्म लेती हैं। एक मोहब्बत जो सबसे पहले है वो लाइकिंग है, लाइकिंग यानी पसंदीदगी। और लाइकिंग किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? लाइकिंग सिर्फ इंटीमेसी पर मुश्तमिल है, यानी इंटीमेसी जिसको हमने क्या कहा था, कुर्बत कहा था। लाइकिंग यानी सिर्फ कुर्बत, इसमें फ्रेंडशिप आ जाती है, लेकिन इस फ्रेंडशिप में आपको कोई फ्रेंड या दोस्त बहुत अच्छा लगता है, आप एक ख़ास कुर्बत महसूस करते हैं, आप अच्छा टाइम उसके साथ गुजारते हैं, और आप बहुत सारे मामलात पर बहस करते हैं, बहुत सारे मामलात पर बातें करते हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। ये जो फ्रेंडशिप है इसको आप इंटीमेसी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पैशन या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं। सो पहली जो मोहब्बत की किस्म है वो है लाइकिंग या पसंदीदगी। दूसरे नंबर पर इन्फैचुएटेड लव आता है, जिसमें सिर्फ पैशन है, और इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये वो वाली मोहब्बत है जिसके बारे में अमूमी तौर पे एक बहस की जाती है कि क्या मोहब्बत पहली नज़र में हो सकती है। तो ये उनके लिए जवाब है कि ये उस तर्ज़ की मोहब्बत है जिसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन है 100%, इसमें पैशन है और इसमें अपीयरेंसेस हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस मोहब्बत का ख़ासा है। तीसरे नंबर पर आता है एम्प्टी लव। अब एम्प्टी लव क्या है? इसमें सिर्फ कमिटमेंट या मुस्तकिल मिजाजी या इस्तकामत है। एम्प्टी लव इसको किस लिए कहते हैं कि समटाइम्स सिर्फ कमिटमेंट जो है
जिसमें से पैशन यानी जज्बा भी खारिज हो जाए और लाइकिंग या इंटीमेसी भी खारिज हो जाए, तो उसके बाद फिर एम्प्टीनेस बच जाती है। और ये एक कॉग्निटिव, ये एक अक्ली फैसला तो हो सकता है किसी के साथ ज़िंदगी भर चलने का, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है, जो आपकी ज़िंदगी या म्यारी ज़िंदगी को बेहतर करता है, जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस या खूबसूरत एक्सपीरियंस जो है वो पैशन से, जज्बे से जुड़ा हुआ है, वो पसंदीदियों से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो इस वजह से इसको एम्प्टी लव या खाली मोहब्बत कहते हैं। अब आ जाता है रोमांटिक लव या रोमानवी मोहब्बत, और बुनियादी तौर पर हमारा लिटरेचर या शायरी, ये तमाम चीज़ें रोमांटिक लव के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो रोमानवी मोहब्बत जो है ये क्या है? रोमानवी मोहब्बत जो है ये, इसमें इंटीमेसी या पैशन आता है, इन दोनों चीज़ें आती हैं, कुर्बत प्लस जज्बा। आपके इमोशंस भी हैं, पैशन भी है और प्लस कुर्बत भी है, आपकी लाइकिंग भी है यानी पसंदीदगी भी है और प्लस पैशन भी है। पैशन क्या है? जिसमें आपका फिजिकल अट्रैक्शन है, जो ऐसी ड्राइव्स हैं जो कि रोमांटिक लव की तरफ लेके जाती हैं। सो ये वो ड्राइव्स हैं, ये ड्राइव्स प्लस लाइकिंग, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये रोमानवी मोहब्बत या रोमांटिक लव कहलाया जाएगा। लेकिन रोमांटिक लव के साथ या रोमानवी मोहब्बत के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि माइनस कमिटमेंट है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसमें नहीं करते, लेकिन ये वक्ती है। इसके आगे चलें तो कंपेनियनेट लव है, यानी एक ऐसी मोहब्बत जिसमें इंटीमेसी है, लाइकिंग है प्लस कमिटमेंट है, यानी मुस्तकिल मिजाजी है उस रिलेशनशिप में और प्लस कुर्बत है। ये दो चीज़ें हैं, बट इसमें पैशन नहीं है। इसको भी आप दोस्ती के ज़ुमरे में लेके जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म दोस्ती के ज़ुमरे में और एक पायदार दोस्ती के ज़ुमरे में, और बड़ी खूबसूरत है इस हवाले से कि इसमें लाइकिंग मौजूद है, इसमें इंटीमेसी मौजूद है, कुर्बत मौजूद है और इसके साथ कमिटमेंट मौजूद है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन मेरा ख्याल है, जिसमें कि पैशन ऑफ कोर्स नहीं है, इसमें दोस्तियाँ आ सकती हैं, बहुत सारे इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपके वालिदैन के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें कमिटमेंट भी है, उसमें इंटीमेसी और लाइकिंग भी है। उसके बाद फैचुअस लव आता है, और ये जो मोहब्बत है इसको झूठी मोहब्बत भी कह सकते हैं। और क्यों कहते हैं बुनियादी तौर पर इसको झूठी मोहब्बत? असल में तो ये इस चीज़ पे मुश्तमिल है कि पैशन प्लस कमिटमेंट, जज्बा प्लस मुस्तकिल मिजाजी, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ ऐसा ये जो जज्बा है, ये पैशन है, ये उसका साथ तादेर दे नहीं सकता। यानी प्लेयर जो है, एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है कि प्लेयर हमेशा ड्रेन होता है, एक ख़ास जगह पे जाके उसके बाद ड्रेन आउट हो जाता है। सो जब भी ये बहुत मुस्तकिल बुनियादों पे लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं रह सकता, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से अगर आप इसके साथ कमिटमेंट लगा भी देंगे तो हम इसको झूठी मोहब्बत ही कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा दावा किया नहीं जा सकता कि पैशन भी जो है 100% रहे और कमिटमेंट भी 100% रहे। उसके बाद आता है कंसमेट लव, और आप समझ सकते हैं कि अब तीन चीज़ें हैं और तीनों को अगर हम इकट्ठा कर लें, कुर्बत भी, पैशन या जज्बा भी और मुस्तकिल मिजाजी भी, तो इन तीनों चीज़ों को जो आप इकट्ठा करते हैं तो मोहब्बत की ये वाली मिसाली शक्ल हमारे सामने नज़र आती है। लेकिन अगेन ये मिसाली कही जा सकती है क्योंकि कमिटमेंट और पैशन बहुत देर तक नहीं चल सकते इकट्ठे। पैशन जो है उसमें वो ड्राइव्स हैं जो कि प्लेयर ड्राइव्स हैं, वो ड्राइव्स हैं जो कि फिजिकल अट्रैक्शन से मुतल्लिक हैं, वो ड्राइव्स हैं जो कि आपको रोमांटिक लव की तरफ लेके जाती हैं। तो ये तीन अज्जा थे, और इन तीन अज्जा को ही आगे पीछे करने से 7 तरह की मोहब्बतें जो हैं वो तश्कील पाती हैं, या 7 मोहब्बतें हैं। और आप किसी तरह की मोहब्बत करते हैं तो वो उस मोहब्बत की कोई जो भी किस्म है वो इन्हीं 7 इकसाम के अंदर होगी। सो मोहब्बत कीजिए, और इस ज़िंदगी में पैशन, कमिटमेंट और इंटीमेसी यानी कुर्बत, जज्बा और मुस्तकिल मिजाजी, इनके दरमियान में खूबसूरत तवाज़ुन पैदा कीजिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराइल की जाने बढ़ रहा है। हमने क्रिकेट की बात करनी है, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी आपको बताया था, भाई पाकिस्तान भारत बड़ा टाकरा, मदर ऑफ ऑल मैचेस। इससे पहले जलवागर होंगे दुनिया क्रिकेट के बड़े स्टेडियम के अंदर बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन भारत के बड़े स्टार्स। गुजरात के स्टेडियम में ये तकरीब होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस प्रोग्राम में भारतीय सुपरस्टार्स शरीक होंगे, जिसमें साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, गुलकार अरिजीत सिंह हैं, अमिताभ बच्चन हैं, जबरदस्त डांस परफॉर्मेंसेज हैं, फायरवर्क्स है एंड व्हाट नॉट। और इसके अलावा जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल पाटिल हैं, वो ये कहते हैं कि खुसूसी तकरीब दोपहर 12 बजे के करीब शुरू होगी
होगी जिसमें 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सहाफी भी शिरकत करेंगे। और हमने जब अपने जराए से कुछ देर पहले पूछा कि सहाफी कौन है, उन्होंने कहा अभी पता नहीं कौन है लेकिन हैं तो खैर आपको पता है हमारे जराए बड़े तगड़े हैं। वैसे सहाफी रिवील नहीं करते लेकिन हम अपने जराए रिवील कर देते हैं। ज़का अशरफ साहब को ही पता होगा कौन से सहाफी जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता क्योंकि वो खुद तो जा रहे हैं। अच्छा जी, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी सुबह खैर। आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके ऐसा लगता है फैमिली में बातचीत हो रही है। क्या बात है मिर्जा, हमें भी यही लगता है, यू आर पार्ट ऑफ हमारी फैमिली का हिस्सा है, नो डाउट आप। मिर्जा साहब, ये जो तकरीब होने जा रही है जिसमें कुछ ऐसे घोष सहाफी हैं जिनका ना आपको पता है ना हमें पता है, ज़का अशरफ साहब को पता है कि कौन से सहाफी जा रहे हैं इस तकरीब के अंदर शिरकत के लिए? मुझे इमरान ने बताया ना कि बड़े मेगा लोग होंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान से एक ही मेगा आदमी जा रहे हैं, ज़का अशरफ साहब, क्योंकि अभी तक मेगा का है या मेगा का है वो क्या मेगा या महंगा बस अब आप जो भी समझ लें, दोनों मतलब ले सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई के लिए और वहां पर वो मौजूद होंगे। कह रहे हैं कि जिना गांधी ट्रॉफी जो है हम सजेशन देंगे उसको जय शाह को। अब आप बताएं, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ नहीं रही और आप जिना गांधी ट्रॉफी की सजेशन देने जा रहे हैं, एक सोचने वाली बात है। बस अब 5 नवंबर तक ज़का साहब का टेन्योर है, 5 नवंबर के बाद इनके 4 महीने पूरे हो जाएंगे। एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, इलेक्शन कराते हैं नहीं कराते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीनियर टीम की कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन विमेन टीम की परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान की ए टीम की परफॉर्मेंस देखें तो वो डिक्लाइन की तरफ गामजन है। तो ज़का साहब को मेरे ख्याल में इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जिना गांधी ट्रॉफी का एक शोषा छोड़ दें। हम बजाय इसके कि अगर हम इस तरफ तवज्जो दें तो ज्यादा मतलब बहुत हंस रही है। कमेंट किया ना जिस फ्लो के अंदर, वो बहुत मजेदार कमेंट था। अच्छा मेरे साथ ये जो तकरीब होने जा रही है, मुझे लगता है इंडिया कंफ्यूज हो गया था कि ये वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब की जगह उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले ये तकरीब रख दी है। क्या हुआ है, मतलब इतना जोशो वलवला एक ही मैच में क्यों आ गया? देखिए अरमला, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो स्पॉन्सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायकीन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पछता रहे हैं कि ओपनिंग मैच पाकिस्तान और इंडिया का क्यों नहीं रखा। उसकी मेन रीजन ये है कि अमूमन ओपनिंग मैच जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन का होता है, जो इंग्लैंड थी, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का इन्होंने रखा। लेकिन अब इस मैच को रखने का मकसद, इस तकरीब को रखने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए, इंडिया का एक पॉजिटिव इमेज लोगों की नजरों में पेश किया जाए। आप खुद सोचें, 1,32,000 तमाशाई अगर मौजूद होंगे, बाद लोगों को तो होटल नहीं मिले, उन्होंने हॉस्पिटल के बेड्स अपने लिए करा लिए कि रात को वहां सो जाएंगे। अब ये ना हो कि कोई एनेस्थीसिया दे जाए अगर रात को वहां सो रहे हैं। ये भी बड़े मसाइल है, मतलब वहां पर जो है ना लोग इतने दीवाने। आज आप छक्के में छक्का मार रहे हैं आपसे ये 6 मिनट निकालना। आज आप जो है ना वो बिल्कुल जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं, रोहित शर्मा की तरह, जैसी कल उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली। अच्छा मेरे साहब, ये तो जबरदस्त बात आप करें, मैं थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल जो कल एक इशू चला, ये मोहम्मद रिजवान का जो 100 उन्होंने डेडिकेट किया गजा के मुसलमानों के नाम, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उस पर कुछ उसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये गलत बात है? एक प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता, और उन्होंने किया भी सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपकी बहुत बिल्कुल वैलिड रीजन है इमरान, के सोशल मीडिया पे वो कुछ जो भी कह सकता है। अब ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पे तो 2014 में लिखा ट्वीट और उसको रीजन उन्होंने बना लिया। लेकिन रिजवान, अब आप नोट करें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बड़े मोहतात हैं। अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन सेंचुरी स्कोर करने के बाद या 5 विकेट लेने के बाद सजदा किया करते थे। लेकिन भारत में आपने देखा कि इमरान, वो अपने रिजवान जो है वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा के उसका शुक्र अदा कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे लग जाएगा। अभी तो मुझे लग रहा है ज़का साहब को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं खिलाड़ी तो हमारा पूरा सपोर्ट है, हौसला अफजाई करें। तो वहां भारतीय मीडिया, आपको पता है 1.25 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मीडिया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को निकालता है और उनका सारा फोकस पाकिस्तान पर है, दीगर टीमों पर नहीं है। आप देखें हर मुल्क का तमाशाई आपको नजर आएगा अपने मुल्क की शर्ट पहने, पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा अब जो है ना ज्यादा देखकर माइक्रो अंदाज से जो है बहुत सारी चीजें देख रहा है। बड़ा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल मिर्जा साहब, चूंकि आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बड़ा हाई वोल्टेज मैच है और आपको याद होगा PSL में हम वोट दिया करते थे कि कौन सी टीम जीतेगी। तो अब आप बताएं आपका वोट किधर है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान?
देखिए अमला, सख्त मुकाबला होगा क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हराया, फिर इंडिया ने कल जिस तरीके से अफगानिस्तान को क्रश किया 8 विकेटों से, मुकाबला सख्त होगा। थोड़ा एडवांटेज इंडियन टीम को होगा होम ग्राउंड और होम क्राउड का। आसाब की जंग होगी, जिसके आसाब मजबूत होंगे वही फातेह निकलेगा। और आसाब और इसके साथ साथ मुझे लगता है हमारे खिलाड़ियों का ईमान भी बड़ा मजबूत है। कल जब होटल के अंदर दाखिल हुए तो बगैर इधर उधर देखे, जब आसपास कुछ वो चीयर लीडर्स मौजूद थी, सीधा जाते, खासतौर पे हसन अली लग रहे हैं हमें, तो इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो बॉलिंग अटैक है खास तौर पे हसन अली शुक्र है उनके साथ नहीं मिल गए, उसके चले गए, वरना आपको पता है उनकी जो उनका वो एक चुलबुलापन है ना हसन अली में, कभी ट्रॉफी सर पे रख लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अच्छी बात है ये कि पाकिस्तान के ये एम्बेसडर्स हैं और इनको जो है ना अपने 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 मुल्क की इज्जत और वक़ार का ख्याल रखें। आज आप बहुत फॉर्म में और difficult 6 minutes or 7 minutes of this whole show. लेकिन राइटली सेड बाय द वे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंस। आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय का इजहार किया, मेरे साहब ने कहा शुक्र करें हसन अली मिल नहीं गए उनके साथ जो साथ आसपास खड़े थे। ओके जी, टाइम का मुकाबला सख्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमने आपसे इजाजत देनी है, आपसे इंशाल्लाह हम करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए।